हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, लास्ट ईयर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना था। जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, तो कोई रिएक्शन थी जो स्लो होती थी, कोई रिएक्शन फास्ट है। अब लास्ट ईयर हमने देखा था कि स्लो फास्ट ये जो वर्ड्स है ये रिलेटिव वर्ड्स है, ठीक है। इसलिए फिर हमने क्या किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था लास्ट ईयर में कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर उसको हमने कहा था स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस तरह से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था लास्ट ईयर में, ठीक है। यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब ये जो रिएक्शन होती है तो इसका जो स्पीड है, इस स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पहले तो सवाल ये है कि कम ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इजीली हम बता सकते हैं कि यस, इसके स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में जैसे आएगा कि जैसे हम चाय बनाते हैं, तो जो चाय बनता है वो प्रोडक्ट है और वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। अब देखो, इसमें हम क्या करते हैं कि जो रिएक्शन होती है उसका स्पीड हम कैसे एडजस्ट करते हैं। जनरली आपको पता है कि अगर जल्दी से चाय बनानी है तो हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, हमारा गैस बढ़ा देते हैं, उसकी फ्लेम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो चाय जो 10 मिनट में बनने वाली है वो 5 मिनट में बन जाती है। यानी हमने क्या किया, उसका स्पीड बढ़ा दिया। जो यानी रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, उसको हमने बढ़ा दिया। तो ये तो ठीक है, फिर अभी पता है हमको कि रेट ऑफ रिएक्शन हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है, ठीक है। तो आपको अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो क्या लिखना है उसमें और कैसे लिखना है, ये जानेंगे इस टॉपिक में हम, इस लेक्चर में। और कौन से फैक्टर्स है जो ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। तो देखो, पहले तो आपको अगर पूछा जाता है कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपको 5 फैक्टर्स जो है वो कैसे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ये देखना है। तो देखो, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। दूसरा है साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में है तो साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स जो है वो भी हमारे रेट को चेंज करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करती है। थर्ड फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। और एक पांचवा फैक्टर है वो है कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर है, जैसे प्रेशर वगैरह भी है और कुछ फैक्टर्स है, लेकिन हमें इस एग्जाम के लिए डिस्कस करना है इन 5 फैक्टर्स को कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये 5 फैक्टर्स है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, जो हम रिएक्टेंट्स लेंगे अगर सॉलिड फॉर्म में तो उसका साइज कम ज़्यादा अगर होता है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट्स या फिर रिएक्टेंट्स, जैसे एसिड वगैरह है या फिर कुछ और सॉल्यूशंस है, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है
तो ये रेट भी चेंज होगा उसमें। फिर टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। और या फिर कुछ कुछ रिएक्शन से अगर उसमें हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो चेंज हो जाएगा। और हमें फिर से, हम 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। इस बार फिर से पढ़ेंगे कैटलिस्ट क्या है और वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करता है वो भी हम देखेंगे। तो चलो फिर सबसे पहले देखते हैं हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। रेट ऑफ, ठीक है, ये जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है उसको देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शांति से बैठ के देखिए, ईयर प्लग लगाइए या फिर अपने घर पे मिरर कास्ट करके टीवी पे देखिए, शांति से समझिए। नहीं समझ में आता तो वीडियो को थोड़ा स्टॉप कीजिए और मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या लिखना है वो भी मैं आपको इसमें बताता हूँ और कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो पहला फैक्टर हम लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फिर से एक बार बता देता हूँ, गड़बड़ मत कीजिए, बहुत शांति से बैठ के आपको पढ़ना है। आपके पास बहुत टाइम है, कहीं जाना नहीं है और जब तक समझ में नहीं आता है उसको पढ़ना है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होता है इसमें, अगर रहता है प्रॉब्लम, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो फिर मैं डेफिनेटली आपको उस आपका जो प्रॉब्लम होगा उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो फिर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, जैसे एखादी हम रिएक्शन लेके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, अब रिएक्टेंट्स जो है तो उनका नेचर यानी कैसा है कि कोई ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, कोई कम रिएक्टिव रहता है। जैसे मेटल्स में, तो हम मेटलर्जी चैप्टर में देखेंगे कि जो मेटल्स है तो उसमें जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो कम ज़्यादा रहती है। कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, और बाकी मेटल्स के जैसे कम ज़्यादा होते जाती है, जैसे एल्यूमिनियम है और जिंक है। तो आपको जो एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में वही हम लेंगे। जैसे एल्यूमिनियम है और जिंक है। अब देखो एल्यूमिनियम और जिंक, तो इसमें एल्यूमिनियम ये जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इन दोनों मेटल की हम रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ में। चलो एल्यूमिनियम की रिएक्शन करेंगे और जिंक की भी रिएक्शन करेंगे। जैसे एल्यूमिनियम है, इसका फॉर्मूला है Al, और इसकी रिएक्शन करेंगे हम एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फिर बाद में हम करेंगे जिंक की हम करेंगे फिर से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ही। अब देखो आपको जब ऐसे लिखना वगैरह जो भी है ना, तो आपको रिएक्शन लिखते वक्त डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ता है एग्जाम में, यहाँ पे ध्यान में रखिए, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे बैलेंस इक्वेशन आपको लिख के छोड़ नहीं देना है। तो जब आप लिखोगे एग्जाम्पल वगैरह, तो जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो उसके ऊपर तो आपको 2 लाइन्स भी लिखना है कि व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये रिएक्शन, पहले हम इसका फॉर्मूला, इसका जो रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन है वो देख लेते हैं। जब ये एसिड एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट होता है तो क्या होता है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट फॉर्म होता है, यानी करस्पॉन्डिंग एटम जो भी, जैसे इसमें एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो हमें कैसे दिखेगा, देखो HCl ये तो सॉल्यूशन के फॉर्म होता है, एक्वियस, और डाइल्यूट भी लिया है हमने। तो जो रिएक्शन है जब चालू होंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैसेस के बबल्स बाहर आएंगे। अब हमें क्या करना है कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट रखनी है। यानी मैं कैसे करूंगा, अभी अगर इस रिएक्शन को लेना है तो ये गिन के लूंगा कि चलो एल्यूमिनियम ले लिया मैंने गिन के, और उतना ही लेना है मुझे जिंक, ये जिंक भी मुझे लेना है तो उतना ही लेना है जितना मुझे एल्यूमिनियम लेना है।
और फिर से मैंने रिएक्शन कर दी उसकी भी HCl के साथ में। और फिर से एक बात एक्वियस, फिर से एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो HCl हमको लेना है वो भी उतनी ही मात्रा में लेना है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 10 ml ले लिया तो यहाँ पे भी मैंने 10 ml ले लिया, और इसकी जितनी क्वांटिटी ले ली उतनी ही क्वांटिटी जिंक उसकी ले ली मैंने। यानी बाकी सब फैक्टर जो उनका वेट है, क्वांटिटी जो है वो सब सेम है। अब मैंने दो टेस्ट ट्यूब में लिया है, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया है एल्यूमिनियम और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया है मैंने जिंक। और अब इसके हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन की, ये जो केमिकल रिएक्शन इसकी बैलेंस इक्वेशन हम लिख लेते हैं। इसका क्या है, इसका आएगा ZnCl2 और H2। चलो बैलेंस नहीं किया मैंने, बैलेंस कर देते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक ही है क्लोरीन, तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं। अगर 3 लिखते हैं तो बैलेंस ठीक है क्लोरीन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होता, यहाँ पे 2 है। अब 2 और 3 को हम कैसे बैलेंस करेंगे, चलो 2 और 3 को बैलेंस करेंगे, उनका एलसीएम आता है 6। तो यहाँ पे 3 दे दिया तो कितना हो गया 6, लेकिन यहाँ पे बिगड़ गया काम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, तो ये 6Cl सॉरी 6H हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 6 हो गए। अब क्लोरीन लेकिन हो गए 6, यहाँ पे 3 थे, तो चलो यहाँ पे 2 लिख दिया, ये हो गया क्लोरीन 6, लेकिन एल्यूमिनियम हो गए 2, तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। देखो आपको एग्जाम में जब भी रिएक्शन लिखना है तो उसको बैलेंस करके ही लिखना है, ठीक है, ये बोर्ड का रूल रहेगा। जब हम कभी पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी कभी फास्ट में आपको एक आधी बार बता देते हैं कि ऐसे ऐसे रिएक्शन है, उस वक्त हम बैलेंस नहीं करते, क्योंकि आपको दूसरा जो फैक्टर है वो समझाना रहता है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि एग्जाम में ऐसा चलेगा, आपको एग्जाम में जब भी रिएक्शन आएगी आपको उसको बैलेंस करके ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है, ये टिप ध्यान में रखिए। अब देखो ये HCl है, जिंक है, और ZnCl2 मिल गया, यहाँ पे टॉइस आ गया, ठीक है ना। क्लोरीन को मैंने पहले बैलेंस कर दिया। अब हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 है, जिंक का 1 है और जिंक 1 है। चलो ये सॉलिड है तो यहाँ पे सॉलिड। हाँ, अगर कभी कभी आप सॉलिड वगैरह नहीं लिखते हो तो ये चलेगा, जो फिजिकल स्टेट है आपने नहीं लिखा तो चलेगा, एक्वियस नहीं लिखा तो भी चलेगा। और ये जो रिएक्शन यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह कुछ देना नहीं पड़ता, हीट वगैरह नहीं करना पड़ता, तो इसके ऊपर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है एरो के ऊपर, तो इतने लिखना जरूरी है। लेकिन इसके साथ में आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस निकल गया, तो मैं गैस होने की वजह से इसको एरो देता हूँ अपवर्ड, आपको भी उसमें एरो देना है, लेकिन फिर से बता दो, ठीक है, इसमें एरो नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है कि क्या रिएक्ट हो गया और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। जैसे इसको हम लिखेंगे कि व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड salt is formed and hydrogen gas is evolved। यहाँ पे आप लिखेंगे when zinc reacts with dilute hydrochloric acid, zinc chloride is formed and hydrogen gas is evolved, और फिर आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा नहीं है, आपको बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में रिएक्शन लिखना है। अब हमको इसमें देखना क्या है, अब देखो आप ऐसा देखेंगे इसमें कि जो ये एल्यूमिनियम में अगर हम उतनी क्वांटिटी जिंक का भी लिया था मैंने, अब HCl गैस उसमें सॉरी HCl डाइल्यूट HCl एसिड उसमें डालने के बाद में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस सोल्यूबल नहीं है उसमें, तो उसके बबल्स निकलते हैं टेस्ट ट्यूब में से। तो कौन सी रिएक्शन ज़्यादा फास्ट है, कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप देखेंगे तो इसमें बबल्स की मात्रा ज़्यादा है, जो टेस्ट ट्यूब में बबल्स निकल रहे हैं वो ज़्यादा निकल रहे और इसमें कम निकल रहे, इसका मतलब ये फास्ट है, ठीक है। यानी देखो हमने दोनों बार हमने रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम था, क्वांटिटी सेम थी, कॉन्सेंट्रेशन अलग चीज रहती है। 9th में हमने पढ़ा था मोलरिटी, नॉर्मलिटी, कॉन्सेंट्रेशन हम उसमें गिनते हैं, तो दोनों तरफ हमने सेम कॉन्सेंट्रेशन का और सेम क्वांटिटी का भी लिया था। जैसे इसमें अगर मैंने 10 ml और 10 ml और 1 मोलर सोल्यूशन लिया होगा, तो इसमें भी 10 ml और 1 मोलर का ही सोल्यूशन लिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसमें हमको दिख रहा है कि बहुत फास्टली इवॉल्व होते जा रहा है, और इसमें इतना फास्टली इवॉल्व नहीं होता है। तो इसका मतलब हमें पता चला है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है उस पर भी ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर कि अगर ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टेंट, एखादा अगर रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट हो रहा है तो ज्यादा अगर रिएक्टेंट रिएक्टिव रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा रहेगा, वो रिएक्शन फास्ट रहेंगे। चलो फिर अब देख, हम ये एक फैक्टर हो गया। अब सेकंड फैक्टर हमने देखा था, हमें टोटल 5 फैक्टर देखने हैं, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर हम देखेंगे जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसपे डिपेंड है, साइज ऑफ द रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट। चलो फिर से एक बार बता दूं मैं आपको कि आपको ये वीडियो बहुत शांति से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम है और ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना है। अब देखो साइज ऑफ रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन से, ये जो साइज ऑफ रिएक्टेंट है इसका और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिश्ता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप वैसे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर साइज छोटा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा, और साइज अगर पार्टिकल का ज़्यादा है, बड़ा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा, ठीक है। तो हम ये प्रैक्टिकली हमारे लैब में करके देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको, जैसे शाहाबादी स्टोन रहता है या फिर मार्बल पीसेस आपके लैब में मिलेंगे आपको, तो आपको क्या करना है, देखो शाहाबादी स्टोन जो है, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने। अब एक टेस्ट ट्यूब में आपने 10 ग्राम, क्वांटिटी कितनी लिया आपने, 10 ग्राम शाहाबादी स्टोन लिया, लेकिन वो लंप्स के फॉर्म में लिया, पीसेस, बड़े पीसेस। इसमें आपने ले लिया शाहाबादी स्टोन और इसमें आपने ले लिया पाउडर के फॉर्म में। देखो इसमें आपने पीसेस के फॉर्म में लिया और इसमें आपने पाउडर्स के फॉर्म में लिया है शाहाबादी स्टोन। और आपको पता है शाहाबादी स्टोन का केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है शाहाबादी स्टोन। दोनों इसमें हमने CaCO3 लिए हैं। मैं इस टेस्ट ट्यूब को बोलता हूं A और इसको हम कहेंगे टेस्ट ट्यूब B। यह है टेस्ट ट्यूब A और यह है टेस्ट ट्यूब B। अब हम क्या करते हैं, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। फिर से ज्यादातर आपको आपके लेबोरेटरी में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही यूज करना है, ठीक है। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसके साथ में रिएक्ट होगा तो एक रिएक्शन हो जाएंगी, और रिएक्शन होने के बाद में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड तैयार हो गया, और H2O तैयार हो गया, और CO2 गैस तैयार हो गया, और ये गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। देखो मैं फिर से एक बार रिएक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ठीक से, वो ज़्यादा हो गई वो, और CaCO3 प्लस HCl, वो भी कैसा था हमारा डाइल्यूट, और हमने रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CaO प्लस H2O प्लस CO2। और अगर आप सब गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 बना देंगे। Cl, सॉरी एक मिनट वही तो बोला मैंने, क्या गलती हो गई, CaO आ गया यहाँ पे, CaCl2 आता है, ठीक है। CaCl2 H2O CO2, ठीक है, गलती से यहाँ पे O आ गया था। अब यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब हो गया ऑक्सीजन भी बैलेंस और कार्बन भी बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी अभी बैलेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे गलती से O लिख दिया था मैंने, ठीक है ना। अब देखो, अब ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखेंगे, क्या रेट होगा रिएक्शन का, कैसे होगा। तो देखो हमको
लेबोरेटरी में क्या करना है, लेबोरेटरी में आपको क्या करना है कि लेबोरेटरी में आपको इसको कॉर्क लगा देना है और इसको ऐसी बेंड ट्यूब लगाना है और दूसरी तरफ आपको एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें लाइम वाटर है। टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर। और इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको लेना है लाइम वाटर। ये भी लाइम वाटर ही है। अब लाइम वाटर क्यों लिया हमने, क्योंकि देखो अभी क्या होगा, इसमें हमने क्या क्या किया, इसमें हमको डालना है एथिसल फनील में से डाइल्यूट HCl। ये थीसल फनील में से आपको डालना है डाइल्यूट HCl। अब जैसे हम ये डालेंगे रिएक्शन चालू हो जाएंगे, CO2 गैस फॉर्म होगा। लेकिन जैसे CO2 गैस फॉर्म होगा ये लाइम वाटर का क्या हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब देखो आप जैसे एक साथ रिएक्शंस चालू करोगे तो क्या हो जाएगा, अब आप गेस कर सकते हो। देखो दोनों इसमें रिएजेंट सेम है, क्वांटिटी भी सेम है। इसमें भी जितना मैंने अगर 5 ग्राम लिया होगा तो इसमें भी पाउडर 5 ग्राम लिया और 10 ml सेम कॉन्सेंट्रेशन का HCl दोनों इसमें डाला है। प्रोडक्ट सेम फॉर्म होंगे क्योंकि रिएजेंट्स तो सेम है, लेकिन हमें ऐसा दिखेगा कि ये जो पाउडर फॉर्म में लिया है इसका लाइम वाटर जल्दी से मिल्क की टर्न हो जाता है और इसको थोड़ी देर लगेगी। इसका मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। इसका मतलब जब पाउडर फॉर्म में हम लेते हैं तो पाउडर फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहता है। अब हम ये एक्सपेरिमेंट देख के हम ये बोल सकते हैं अभी कि अगर छोटे पीसेस रहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहता है। तो फिर साइज ऑफ रिएक्टेंट का क्या फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, स्मॉलर साइज ऑफ रिएक्टेंट particles greater will be the rate of reaction। चलो अब कोई मुझे पूछेगा कि सर ऐसा क्यों, लेकिन जनरली ऐसा क्यों होता है, तो ठीक है अगर मैं बता दूं उतना समझ में आ गया तो ठीक है, तो ऐसा क्यों हो तो आपको बाद में 11th में तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी मेरे पास जैसे ये एक पीस है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रिएक्शन रहती है इट इज अ सरफेस फिनोमेना। अगर मैंने इसको एसिड में डाला तो ये जो सरफेस है ये इतना सरफेस एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। और सरफेस पे के जो भी पार्टिकल्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है उस एसिड के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट होना चालू हो जाएंगे। अब आप सोचो कि अगर मैंने इसको काट दिया तो जो पहले जितना सरफेस एरिया था उतना तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो काटने का बीच में से 2 नए सरफेस आएंगे, इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो वो भी सरफेस आ जाएंगे कांटेक्ट में एसिड के और वो भी रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा इसका, ठीक है। तो देखो साइज ऑफ रिएक्टेंट सेकंड फैक्टर था हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। हमने देखा स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम तीसरा फैक्टर देखते हैं। चलो ये ठीक से आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से तीसरा फैक्टर चालू करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बहुत शांति से बैठ के पूरा वीडियो देखना है। होमवर्क बहुत बाद में आने वाला है, गड़बड़ नहीं करनी आपको, वहीं की वहीं लर्न भी होना चाहिए आपका और ठीक से आपको समझना है। अगर आपको कहीं लाइन नहीं समझते तो फिर से पीछे जाना है, फिर से लाइन समझनी हो और आगे जाना है।
अभी सेकंड फैक्टर हो गया। अब थर्ड फैक्टर था हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हो गया हमारा थर्ड फैक्टर। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे अफेक्ट करता है वो हमें देखना है। कॉन्सेंट्रेशन हमने लास्ट ईयर देखा था एक चैप्टर में। जैसे कॉन्सेंट्रेशन हमने एसिड का देखा था कि डाइल्यूट एसिड रहता है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहता है, लेकिन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड ही नहीं, हमने उनका कॉन्सेंट्रेशन भी गिना था मोलैरिटी में। ठीक है, आगे चल के आपको नॉर्मलिटी भी आएगा, तो चलो हम मोलैरिटी में लेते हैं। जैसे आपने देखा था कि 0.1 मोलर सोल्यूशन, 0.2 मोलर सोल्यूशन, ये आपने देखा था 9th स्टैंडर्ड में। तो ये हो गया उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे एसिड वगैरह या फिर कोई और सॉल्यूशन है, बेसिस वगैरह, तो हम उनका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। अब देखो, अगर हम इनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग लेते हैं तो क्या अफेक्ट होता है। तो आप तो सोच सकते हो इसके बारे में कि अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो उसकी रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे। इजी बात है समझने के लिए। हम लेबोरेटरी में भी इसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अब हम फिर से वही एक्सपेरिमेंट करेंगे, वही हमारे रिएजेंट्स रहेंगे, लेकिन इस वक्त हम क्या करेंगे, जो हमने एसिड लिया था उनका कॉन्सेंट्रेशन अब हम थोड़ा सा अलग लेंगे। देखो आपको क्या करना है, लैब में अभी आपको पार्टिकल की साइज सेम लेना है। चलो मैंने पाउडर फॉर्म में CaCO3 ले लिया, पाउडर फॉर्म में। दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी मैंने ले लिया CaCO3 पाउडर फॉर्म में। 10 ग्राम CaCO3 यहाँ पे लिया, 10 ग्राम CaCO3 यहाँ पे भी लिया, और यह है A और यह है टेस्ट ट्यूब B। कितना लिया मैंने, 10 ग्राम CaCO3, और इसमें भी 10 ग्राम CaCO3 लिया, यानी मार्बल का जो पाउडर रहता है वो लिया मैंने, और सेम क्वांटिटी में लिया। अब मैं यहां में इस टेस्ट ट्यूब में क्या करता हूं कि उसमें 10 ml डाइल्यूट HCl डालता हूं। चलो 10 ml डाइल्यूट HCl डाला, और दूसरे इसमें भी मैंने क्या किया, 10 ml, देखो इसमें डाला तो इसमें भी क्या किया मैंने, 10 ml डाइल्यूट HCl इसमें भी डाला, 10 ml इसमें डाला और 10 ml इसमें डाला। फिर से रिएक्शन तो वही होंगी जो हमने देखी थी अभी, क्या, CaCO3 प्लस HCl, यहां लिखता हूं मैं, तो प्रोडक्ट तो वही फॉर्म होंगे जो पहले इसमें फॉर्म हो गए थे, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब एक गैस जो निकल रहा है CO2, तो वो गैस दिखता नहीं है, लेकिन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो उसमें से हमको समझ में आता है कि गैस कितना निकल रहा है, रिएक्शन शुरू हो गई कि नहीं हो गई, कितनी रिएक्शंस हो गई। तो देखो फिर से हमने वही अरेंजमेंट किया यहाँ पे, और यहाँ पर ले लिया हमने लाइम वाटर इसमें, है ना, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, बेन ट्यूब लिया और उसका सेकंड एंड हमने लाइम वाटर में सेकंड किया है। अब देखो, लेकिन हमने क्या किया, इसमें एक ही फर्क किया है। देखो इसमें भी 10 ग्राम लिया, इसमें भी 10 ग्राम लिया, और इसमें भी 10 ml ही HCl लिया है, और इसमें भी 10 ml HCl लिया है, लेकिन इसमें हमने जो HCl लिया है वो था 0.2 मोलर सोल्यूशन, 0.2 यम मोलर का, और इसमें जो लिया था वो लिया था 0.5 मोलर का, यानी इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लिया था, तो इसमें कम कॉन्सेंट्रेटेड लिया था। तो बताइए फिर आप सोचिए कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होंगी। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन फास्ट होंगी बी में की, बाकी सब कंडीशन सेम है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन जो था इसका वो डिफरेंट था। इसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.5 मोलर और इसका था 0.2 मोलर, या एसिड का। ठीक है, तो इसका मतलब concentration of reactants also affect the chemical rate of chemical reaction। अब इसमें जो concentration है इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत रहेंगी,
क्योंकि आप 9th में जब पढ़ते हो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में तो आप ठीक से ध्यान नहीं देते, बहुत से स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में समझता नहीं, मोलरिटी वगैरह, क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर ग्राम इक्विवेलेंट, ये थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो अब ये डिफिकल्टी मत बताइए मुझे, अगर आप ये प्रॉब्लम है तो इसका जो वीडियो आएगा मोलरिटी वगैरह का, वो आपने देख लेना है कि क्या रहता है मोलरिटी। पूरा 1 घंटे का वीडियो रहेगा वो, और उस वीडियो में मोलरिटी क्या रहती है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे गिनते वगैरह, ये फिर से मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखिए इसमें। तो चलो थर्ड फैक्टर हमने देख लिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे अफेक्ट करता है। तो क्या अफेक्ट करता है इसका, कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन increases as the concentration of reactants increases, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इसमें, कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब चौथे फैक्टर पे आते हैं, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। अभी टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है हम देखेंगे। सीधी सी बात है, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा रहेगा। अब ऐसा क्यों, फिर से आपको 11th में उसको पढ़ना है, सीखना है उसको, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स की, और जो उनका कोलिजन है वो कैसे बढ़ता है, और उसकी वजह से। लेकिन एक सिंपल फॉर्म में हम बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एट द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इस सीधा सीधा इसका रिलेशन हो गया। और स्टार्टिंग में इस वीडियो को मैंने आपको बताया था कि अगर चाय जल्दी से बनानी है तो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और ये आपको करना है तो आपको क्या करना है, लेबोरेटरी में फिर से एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट में आपको एक इसमें कम टेम्परेचर रखना है और एक इसमें ज़्यादा टेम्परेचर रखना है, जहाँ पे हीट का ये होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे फिर से हम लेंगे CaCO3 मार्बल। अब ये मार्बल की, ठीक है, तो ये मार्बल के पीसेस है, ये आपके घर के आजू बाजू में भी मिलते हैं आपको, शाहबादी स्टोन हम जिसको बोलते हैं, फर्शी बोलते हैं उसको, तो उसके पीसेस ये सब तरफ मिलते हैं, बहुत सस्ते हैं, इसलिए हम इसको ही लेते हैं रिएजेंट को। तो देखो अब ये जो CaCO3 है, इसको हीट करने पे और अलग अलग टेम्परेचर हीट करने पे हमको जो प्रोडक्ट मिलता है, देखो इसको प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको, इसको हीट करेंगे हम तो CaO और CO2 मिलता है, ये गैस, और ये सॉलिड, ये भी सॉलिड है। अब देखो ये प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जब हम इसको हीट नहीं करते तो रेट ऑफ रिएक्शन 0 रहता है। 0 का मतलब ये प्रोडक्ट हमको मिलेंगे ही नहीं। CaCO3 हमने रख दिया, भाई कुछ नहीं हो रहा, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 0 हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक इसमें दोनों इसमें CaCO3 लेते हैं, हम CaCO3 लेते हैं, और एक में कम टेम्परेचर रखते हैं, एक में ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं, तो जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर रहेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया कैसे पता चलेगा, अब इसमें हमको क्या करना है, देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो आपको लेबोरेटरी में क्या करना है, आपको लेबोरेटरी में CaCO3 के आपने ये ले लिया, और अभी क्या करना है, हीट करना है इसको, ठीक है, ये हीट। अभी ज़्यादा मैं स्टैंड वैंड कुछ निकालता नहीं, बस हीट कर दिया आपने, और यहाँ पे बेन ट्यूब आपने लगा दी। अब आपको समझने के लिए सिर्फ ऐसा निकाला मैंने, ठीक है। और इधर क्या लिया है, अभी CO2 गैस कैसे पहचानना है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जैसे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की CO2 गैस फॉर्म हो रहा, इसका मतलब रिएक्शन चालू हो गई, ठीक है। तो जब हम हीट नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और जब हम हीट करेंगे तो रिएक्शन हो जाएंगी और लाइम वाटर टर्न मिल्की, ठीक है। तो ये आसान है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट करता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। इट मीन्स दूसरी भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। और यही वजह है कि हम बहुत सी चीज़ें जो है हम फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन वगैरह है, ये सब क्या है, डिकम्पोजिशन वगैरह भी एक तरह की केमिकल रिएक्शंस है। और फ्रिज में क्या रहता है, फ्रिज में टेम्परेचर 5 डिग्री से कम रहता है,
और कम टेम्परेचर रहता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम रहती है। यानी जो डिकम्पोजिशन 1 दिन में होना था वो 3 दिन में 4 दिन में हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें हमारे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन का फैक्टर। अब लास्ट फैक्टर पे आते हैं, और फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, आपको गड़बड़ नहीं करनी है। अब यहाँ तक तो बहुत से स्टूडेंट पहुंचे भी नहीं होंगे, बीच में वो सो भी गए होंगे या फिर फोन बंद करके बैठ गए होंगे, ठीक है, या फिर देखा भी नहीं होगा। लेकिन जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं ये 5वें फैक्टर्स को, तो उनको समझना है कि उनका भविष्य अच्छा है, उनका फ्यूचर अच्छा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी काम पूरा करते हैं, आखिरी तक करते हैं। कोई स्टूडेंट तो 2 फैक्टर में सो गए होंगे, गाने लगा दिए होंगे, कोई के स्टूडेंट 3 फैक्टर तक बचे होंगे। अब बहुत कम स्टूडेंट होंगे, जो 10% स्टूडेंट है वो इस फैक्टर तक पहुंचे हैं। 5वां फैक्टर है हमारा कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है? लेकिन सबसे पहले हमको कैटलिस्ट क्या है ये समझना पड़ेगा। हम 8वीं से समझते आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमको समझते नहीं, ठीक है, कि ये कैटलिस्ट क्या होता है। जब टीचर पढ़ाते हैं तो हम ध्यान भी देते नहीं उसकी तरफ, और सो जाते हैं, या फिर ज़्यादा ध्यान हमारे आजू बाजू के स्टूडेंट की तरफ भी रहता है। इसलिए कैटलिस्ट क्या है तो हमें समझता नहीं है। तो कैटलिस्ट हमको 9th या 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया था टीचर लोगों ने। देखो क्या होता है कि कभी कभी कुछ रिएक्शंस है ना, तो उसमें हम कुछ सब्सटेंसेस ऐसी डाल देते हैं कि उनके वजह से वो जो केमिकल रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है। लेकिन वो सब्सटेंस का कुछ नहीं बिगड़ता, वो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, सिर्फ उसका प्रेजेंस उस रिएक्शन को, उस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं। देखो जैसे आपको एग्जाम्पल जो पहले था वो बताता हूँ मैं। आपने देखा था वेजिटेबल ऑयल का एग्जाम्पल, कि ये जो वेजिटेबल ऑयल है, अब इस वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं हम, यानी हाइड्रोजन के साथ में उसका ही करते हैं कॉम्बिनेशन, तो हमको वनस्पति घी मिलता है। यह है वनस्पति घी। देखो वेजिटेबल ऑयल से उसका हाइड्रोजनेशन करके हम वनस्पति घी बनाते हैं, ये केमिकल रिएक्शन हो गई। लेकिन क्या होता है कि अगर ये रिएक्शन में जब हम इसमें निकेल डाल देते हैं तो ये रेट बढ़ जाता है, और बहुत कम टाइम में वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल ऑयल। इसका मतलब ये निकेल इसमें, लेकिन निकेल पार्टिसिपेट नहीं करता। ये जो कंपाउंड फॉर्म हो गया इसमें निकेल कहीं पर भी नहीं है। जैसे जितना निकेल था उतने निकेल बाहर आ गया, हमने उतने निकेल बाहर निकाल लिया, उसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन उसके प्रेजेंस की वजह से ही सिर्फ ये जो रिएक्शन है वो फास्ट में हो गई, यानी इसने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया। ठीक है, तो देखो हमने इसको फिर डिफाइन किया, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज कैटलिस्ट? द केमिकल, या फिर हम उसको सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। केमिकल है सब्सटेंस, चलो केमिकल है फिर सब्सटेंस। सब्सटेंस which by its mere presence, चलो which by its mere presence the rate of chemical reaction increases. The substance which by its mere presence the rate of chemical reaction increases without itself undergoing any chemical change is called catalyst. ये होगी उसकी डेफिनेशन, जो 8वीं स्टैंडर्ड में 9th में वगैरह आपने पढ़ी होंगी। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ऐसे कुछ सब्सटेंसेस है, बस उनका प्रेजेंस ही काफ़ी है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंजेस। इसका मतलब
वो सब्सटेंस, केमिकल चेंज उसमें नहीं होता, निकल का निकल ही रह गया, वो उसका कुछ भी निकल ऑक्साइड नहीं हुआ, निकल क्लोराइड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जो आपको दिए हैं। जैसे देखो अभी पोटेशियम क्लोरेट का एग्जांपल आपको दिया है शायद, KCl3 फॉर्मूला KClO3, यह है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हम इस पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट फॉर्म होता है KCl और ऑक्सीजन निकलता है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, देखो आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 एलसीएम आता है 6। इसका मतलब ऑक्सीजन 6 बनाने पड़ेंगे हमको, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 6 हो गए ऑक्सीजन, 3 2 6। यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, अब इसको 6 बनाने तो यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, 6 हो गए। अभी KCl भी 2 हो गए, है ना, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ये होगी बैलेंस इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इक्वेशन हरदम बैलेंस करनी है और डिस्क्रिप्शन भी लिखना है ऊपर कि वेन, यहाँ पे 2 अगर लिखना पड़ता है कि डिस्क्रिप्शन में, वो नहीं लिखना है आपको लिखना है वेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, ये डेल्टा का मतलब क्या है, हीटेड, इट डिकम्पोजेस इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन है, हम इसको हीट करते हैं तो ये फॉर्म होता है, लेकिन अगर हम इसमें मैंगनीज ऑक्साइड डालते हैं MnO2, देखो अभी दूसरा रिएक्शन कर रहा हूं मैं, तो मैंगनीज ऑक्साइड में फिर से ये रिएक्शन हो जाएंगे, यही प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, लेकिन पहले जितना टाइम लगा था उससे कम टाइम में ये रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये MnO2 जो है वो है यहाँ पे कैटलिस्ट, और ये MnO2 ने क्या कर दिया, रिएक्शन का रेट बढ़ा दिया। तो और हम एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और फिर आपका टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, और फिर आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, वो होमवर्क आपको ये वीडियो देख के सॉल्व करना है। और एक पोटेशियम परमैंगनेट, ये देखा था हमने, ये इसका फॉर्मूला है, अगर ये डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होता है वाटर में और ऑक्सीजन में, ये होगा इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, मैं भूल गया, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है ये। ठीक है, अब देखो यहां पे हम बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन, ये हो गए 4 और ये हो गए 2 और 2 4। ठीक है, ये हो गया इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहां पे अगर हम इसमें MnO2 करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड हम लेते हैं, तो ये जो रिएक्शन थी हमारी पहले की, तो ये पहले से ये रिएक्शन अभी थोड़ी फास्ट में हो जाएंगी। ठीक है, ये रिएक्शन पहले से ज्यादा फास्ट में, पहले ये जो हमने लिया था ये था हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना, ये मैंने आपको इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोल दिया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमने अगर अब MnO2 उसमें डाला है मैंगनीज ऑक्साइड को, तो उसका डिकम्पोजिशन इजीली हो जाएगा और H2O और O2 फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने देखा है कि कुछ फैक्टर्स है जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और फिर वो रेट कम ज्यादा हम उसके ऊपर कर सकते हैं। तो यहीं पर आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।